जय भीम दोस्तों। 100 साल बाद सामने आया बाबा साहब का सच। एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक कहानी प्रस्तावना। समय की धूल में छिपी एक गूंज। साल 2125। भारत समेत पूरी दुनिया एक नई सदी में प्रवेश कर चुकी थी। तकनीक इतनी उन्नत हो गई थी कि अब पृथ्वी से मंगल तक कॉल करना आम बात हो चुकी थी। लेकिन इसी आधुनिकता और भविष्य की दौड़ में एक अद्भुत खोज हुई जिसने पूरे विश्व को झकझोर दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में एक पुराना भूमिगत चेंबर खुदाई के दौरान मिला, जिसमें रखे एक लोहे के बक्से में कुछ पांडुलिपियां, दस्तावेज और एक ध्वनि रिकॉर्डिंग मिली। ये सब एक ही व्यक्ति से जुड़े थे, डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर। जैसे ही वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने उस सामग्री का विश्लेषण किया, एक सत्य सामने आया जिसे 100 साल तक इतिहास से या तो दबा दिया गया था या दुनिया जान ही नहीं पाई थी। अंधेरे में दबा वह सच इन दस्तावेजों में बाबा साहब की अपनी हस्तलिपि में एक डायरी थी। मेरा अंतिम संघर्ष। इसमें उन्होंने विस्तार से लिखा था कि किस तरह आजादी के बाद उन्हें सिस्टम में शामिल नहीं किया गया, उन्हें बार बार अपमानित किया गया, और कैसे उन्हें जानबूझकर संविधान निर्माता बनाकर उनके आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची गई थी। उन्होंने लिखा, मुझे संविधान लिखने का कार्य इस शर्त पर दिया गया कि मैं अपने आंदोलन को रोक दूं, अपने लोगों को शांत करूं। मुझे एहसास हुआ कि यह कुर्सी का खेल है, न कि न्याय का। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं इस सिस्टम में नहीं घुसा तो ये लोग हमारे लिए कोई कानून नहीं बनाते। इसलिए मैंने कलम उठाई, पर अपने आंसुओं की स्याही से। बुद्ध और अंबेडकर। वह अंतिम योजना डायरी में यह भी खुलासा था कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाने की योजना आजादी से पहले ही बना ली थी, लेकिन अंग्रेजों और कांग्रेस दोनों ने उस पर रोक लगाने के हर संभव प्रयास किए। उन्होंने लिखा, अगर मैं आज बौद्ध बनता तो लाखों मेरे साथ होते, पर ये लोग डरते थे, ब्राह्मणवाद की नींव हिल जाती। इसीलिए गांधी ने मुझे हरिजन कहकर मूर्ख बनाने की कोशिश की, ताकि लोग मुझे अपने नेता की तरह न देखें, बल्कि उनका दिया हुआ नाम पहन लें। बौद्ध भारत की कल्पना, छिपी गई योजनाएं। बाबा साहब के एक निजी मानचित्र का स्कैन मिला, जिसमें भारत को एक नव बौद्ध राष्ट्र के रूप में दर्शाया गया था। अलग अलग राज्यों में धम्म केंद्र, शिक्षा संघ और न्याय मंडल स्थापित करने की योजना थी। यह साबित करता है कि बाबा साहब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वे भारत को पुनर्जीवित करने आए एक युग पुरुष थे। वैज्ञानिकों का दावा और हस्ताक्षर का मिलान 2125 की तकनीक ने यह सिद्ध किया कि यह दस्तावेज, हस्ताक्षर और आवाज 100% डॉ अंबेडकर के ही हैं। नासा और भारत सरकार के वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र ने इस खोज को मानव इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक विरासत की पुनर्प्राप्ति कहा। दुनिया का बदला रवैया। महाबुद्ध की घोषणा। इन तथ्यों के सामने आने के बाद श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, भूटान और म्यांमार ने बाबा साहब को महाबुद्ध की उपाधि दी। वेटिकन और मक्का में भी बाबा साहब की शिक्षाओं पर संवाद होने लगे। भारत के संविधान भवन को अब डॉ अंबेडकर धम्म संविधान स्तूप कहा जाने लगा। भारतीयों की आंखें खुली। नया सामाजिक पुनर्जागरण। दलित, पिछड़े, आदिवासी और वंचित वर्गों में जागृति की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जिस बाबा साहब की केवल मूर्ति दी गई थी, उसका असली दर्शन उनसे छिपा लिया गया था। नए आंदोलन शुरू हुए। सच्चा अंबेडकरवादी कौन? मुहिम चली। लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के प्रतीकों को चुनौती दी गई। उपसंहार। 100 साल बाद लौटे बाबा साहब। हालांकि शारीरिक रूप से बाबा साहब हमारे बीच नहीं थे, परंतु उनका विचार, उनकी आवाज और उनके असली संघर्ष 100 वर्षों बाद फिर जीवित हो उठे। एक नई पीढ़ी ने उनका हाथ थामा और कहा, अब कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता बाबा साहब, क्योंकि अब हमने तुम्हें सच में जान लिया है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी बढ़ा सकता हूं, जैसे कि बाबा साहब की आत्मा को विज्ञान के जरिए जीवंत करना, उनकी शिक्षाओं पर आधारित एक वैश्विक व्यवस्था बनना, या भविष्य में उनकी विचारधारा पर आधारित सरकारों का उदय दिखाना। बताइए, क्या आगे बढ़ाया जाए? 100 साल बाद सामने आया बाबा साहब का सच। एक और भी बड़ी, महायुगीन, विश्वव्यापी और ऐतिहासिक कथा। प्राकट्ठन।
समय की समाधि में सोया युग पुरुष साल 2125। दुनिया उस समय में पहुंच चुकी थी जहां इंसान चांद, मंगल और टाइटन जैसे ग्रहों पर बस्तियां बसा चुका था। भारत अब भारत राष्ट्र के रूप में एक वैश्विक महासत्ता बन चुका था, लेकिन उसकी आत्मा खो चुकी थी। संविधान के मूल मूल्य सिर्फ कागजों में बचे थे। जातिवाद एक बार फिर उभर चुका था, नए रूप में, नए नारे में। तभी शुरू हुई एक दिव्य घटना। नागपुर के दीक्षा भूमि के नीचे अचानक जमीन कांपने लगी। वहां खुदाई करते हुए एक विशाल धम्म ग्रंथ मंजूषा मिली। उसमें रखी थी बाबा साहब की 8 अज्ञात डायरी, 36 गुप्त पत्र, एक ध्वनि यंत्र और एक दुर्लभ चक्र धम्म सिग्नल, एक वैज्ञानिक उपकरण जो 22वीं सदी में ही समझा जा सका। चक्र धम्म यंत्र की पहली पुकार। जैसे ही चक्र धम्म यंत्र को सक्रिय किया गया, उससे एक प्रोजेक्शन उभरा। बाबा साहब का चेहरा, आवाज और एक संदेश। अगर ये संदेश तुम तक पहुंच रहा है तो जान लो, मैंने जो कहा था वो दबा दिया गया। पर अब समय आ गया है धम्म क्रांति का। यह सिर्फ धर्म नहीं, यह ब्राह्मणवाद के हजारों साल पुराने साम्राज्य को तोड़ने की आखिरी क्रांति है। छिपाई गई 8 गुप्त डायरी। अन अम्बेडकर। इन डायरियों में बाबा साहब ने विस्तार से लिखा था कैसे गांधी और नेहरू ने उनके राजनीतिक आंदोलन को शांत करने की योजना बनाई थी। संविधान सभा में उनके भाषणों को संपादित किया गया। उन्हें भारत रत्न न देने के पीछे 1956 में हुई एक गुप्त मीटिंग की सच्चाई। उन्होंने लिखा, मुझे संविधान लिखने का सम्मान नहीं, जिम्मेदारी दी गई थी ताकि मैं उनके अन्यायों को कानूनी जामा पहनाऊं। लेकिन मैं जानता था एक दिन मेरी असली आवाज जिंदा होगी। बुद्ध अम्बेडकर संयुक्त भविष्यवाणी। एक पत्र में बाबा साहब ने लिखा, बुद्ध ने जिस धम्म को समझाया वो मेरा रास्ता है।